अच्छा, पहली बार मैंने देखा कि सामने वाले बेंचेस से नहीं, सामने वाली कुर्सियों से नहीं, बल्कि पीछे से तालियां बजना शुरू हुई। और मुझे लगता है यही प्रशांत किशोर का परिचय है। और आज की तिथि में इकलौते नेता हैं जिनसे मेरा पहला सवाल वो नहीं होगा कि सीट का बंटवारा हो गया। ये टेंशन तो आपको नहीं है? ये टेंशन तो नहीं है। पर प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बस एक ही कारण है कि फिजिकली जो कुछ भी पॉसिबल है ह्यूमनली, जो आप 24 घंटे में कर सकते हैं, उसको देखकर जो हमारे साथियों ने निर्णय लिया है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और 2-3 दिन भी मुझे वहां लगाने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से करीब 30-40 विधानसभा क्षेत्रों में जहां मैं अदरवाइज जा सकता हूं, वहां शायद नहीं जा पाऊंगा और वहां प्रत्याशियों को, जन स्वराज के प्रत्याशियों को परसेप्टिवली कुछ नुकसान हो सकता है। तो निर्णय बस इतना ही था इस विषय को लेकर कि क्या मेरे अकेले के चुनाव लड़ने से ज्यादा फायदा है या जो जन स्वराज से 243 लोग लड़ रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मुझे ज्यादा समय देकर फायदा है पार्टी के नजरिए से। और काफी विश्लेषण के बाद जो हमारे साथ लोग हैं, जो दल में वरीय साथी हैं, उनका ऐसा मानना था कि चूंकि पहली बार हम लोगों ने दल बनाया है और एक तरीके से जीरो से, स्क्रैच से शुरू किया है, तो सबका मत ये था कि इस बार सबसे पहला फोकस उन सीटों को जिताने पर होना चाहिए जहां पर हम लोग के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और चूंकि हम लोग 243 पे लड़ रहे हैं, प्रचार का समय लिमिटेड है, उसमें बीच में छठ भी है, दीपावली भी है, तो इसलिए लोगों ने तय किया कि इस बार नहीं लड़िए और दूसरों को लड़ाने में मदद कीजिए। बस इतनी सी बात है। पर ये निर्णय आपने कब किया? ये निर्णय अभी 4-5 दिन पहले हुआ है। मैं राघोपुर गया था और अगर लड़ता तो वहीं से लड़ता, लेकिन जब सबने निर्णय लिया कि अगर राघोपुर फर्स्ट फेज में इलेक्शन है तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है कि 4 दिन कम से कम मुझे वहां रहना पड़ता है। तो 4 दिन का मतलब है करीब 40, अदरवाइज 40 विधानसभा क्षेत्र जहां पर कि मैं जाऊंगा वो नहीं जा पाता। तो ये कठिन निर्णय था, लेकिन 40 विधानसभा क्षेत्र जहां जन स्वराज के साथी लड़ रहे हैं उनकी जीत में जो कुछ भी मैं योगदान अब कर सकता हूं उसको छोड़कर मैं अपने लिए 4 दिन लगाऊं, तो लोगों ने कहा नहीं, बेहतर है कि उन 40 सीटों पर आप समय लगाइए। कल मैं राघोपुर में थी, मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, सबकी अलग अलग राय आ रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कांटे की टक्कर। बोले किससे? तो बोले पीके लड़ रहे हैं। बोले पीके नहीं लड़ रहे हैं यहां से। बोले तब तो तेजस्वी जीत देता। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग लड़ते तो कांटे की टक्कर। देखिए, मैं टक्कर से डरता नहीं हूं। अगर हम लोग डरते, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप डर गए तेजस्वी की पॉपुलैरिटी से वहां पर। भाई, अगर किसी के पॉपुलैरिटी से डरते तो यहाँ पर पिछले 30-40 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो अपने दम पर नई पार्टी खड़ा करके 243 सीट पर इतनी ताकत से लड़ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ये तो मेरा आलोचक भी, आपका इंडिया टुडे का कवर स्टोरी भी बता रहा है कि बिहार में पहली बार, दशकों में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। और ये मेरे कोई बाप दादा की पार्टी नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है, अपने से एक एक तिनका जोड़कर इस पार्टी को हम लोगों ने 3 साल में खड़ा किया है। और एक तरीके से जो लोग राजनीति को कवर करते हैं, बिहार को समझते हैं, ये अविश्वसनीय है अपने आप में। और आप देखिएगा 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में देश, उत्तर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। आप आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर? आपने अभी खुद कहा कि आप राघोपुर में गए और कोई बूढ़ा आदमी बता रहा है कि इस बार लड़ाई कांटे की टक्कर है क्योंकि पीके लड़ रहे हैं जी। तो भाई आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो लोग यही कहेंगे इस बार कांटे की टक्कर है क्योंकि इस बार जन स्वराज लड़ रहा है। कोई, आप जो ये देख रहे हैं सीटों का घमासान, एनडीए जैसा बड़ा फॉर्मेशन, अभी तक उनको ये नहीं कल तक पता था कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ रही है। महागठबंधन को अभी ये नहीं पता कि महागठबंधन में साहनी जी हैं कि नहीं है। ये डर इतना है कि जब तक हम लोग कैंडिडेट अपना रिलीज नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग अपना कैंडिडेट नहीं जारी करते हैं। ये पीके का इतना डर है।
पीके के नाम का का डर नहीं है, नहीं, जनसुराज ये का डर 3 साल से किए गए एक ईमानदार प्रयास का डर है। उस 30 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जो थके डरे हुए लोग रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प होने का डर है। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक विकल्प को देख रही थी जो उनके सामने दिख रहा है, ये उसका डर है, अपने कुकर्मों का डर है, अपने द्वारा किए गए झूठे वादों का डर है। बिहार जो 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी 2025 में भी इनके 35 साल के शासन काल के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जो लोग भी उसके जिम्मेवार हैं, वो अपने कर्मों कुकर्मों की वजह से डरे हुए हैं। प्रशांत जी, जब भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं है और एक बहुत बड़ा, इससे पहले इतना अप्रत्याशित नहीं हुआ बिहार में, ये बात सही, लेकिन इसका आपको एडवांटेज भी है, आपका स्लेट क्लीन है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज है, क्योंकि पहली बार आप प्रत्याशियों की सूची निकालें जी, इस राज्य के सबसे बड़े वकील, इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर, इस राज्य के सबसे रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट, इस राज्य के सबसे ऑनेस्ट समझे जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पहली बार बिहार के संभावित प्रत्याशी, अब तो सब प्रत्याशी हो गए, प्रत्याशियों के सूची में आपको ऐसे नाम दिख रहे हैं। उसके सामने कौन है? बड़े बालू माफिया, बड़े शराब माफिया, भू माफिया, लुटेरे, नरसंहार के आरोपी, दंगाई। अब जनता को तय करना है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। अभी तक लोगों ने कहा भाई हमको, हमारे पास विकल्प नहीं था, अब आपके सामने विकल्प है। एक ईमानदारी से किया गया प्रयास है, आपके सामने विकल्प है। बिहार की जनता को तय करना है उनको क्या चाहिए। इसके बाद भी अगर लोग गलती करेंगे तो मेरे भाई, फिर बिहार की जनता अगले 5 साल के लिए तैयार रहो। जिस दुर्दशा में आज जी रहे हो, जिस भ्रष्टाचार से आज परेशान हो, वही दुर्दशा तुम्हारी आगे भी रहेगी। आपके बच्चों का पलायन नहीं रुकेगा, फर्जी शराबबंदी चलती रहेगी, लोग यहाँ परेशानी में जिएंगे, और पूरे देश में बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित किया जाता रहेगा। अगर आप नहीं सुधरोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ नहीं करेगी। जो बोगे वो काटोगे। तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। प्रशांत किशोर को भूल जाइए। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील कर रहा हूं कि आप जो भी 3 प्रत्याशी मुख्य खड़े हैं, एनडीए के, महागठबंधन के और जनसुराज के, तीनों का मूल्यांकन कर लीजिए। और अगर जनसुराज का भी प्रत्याशी खराब लगे उसको भी वोट मत दीजिए, लेकिन हर हालत में अच्छे आदमी को जिताइए। यही जनसुराज का संकल्प है। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा जब बिहार में अच्छे लोग जीतेंगे। ये अच्छे लोग जिनका जिक्र आप कहते हैं, एक लंबी चर्चा इस बात पर भी चलती है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। कठिनाई हुई है अपने कैंडिडेट्स चुनने में? बहुत कठिनाई हुई। अब मैं आपको, अभी आएंगे आपके यहाँ या सुबह से आ गए होंगे यहाँ के भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी, जो 7वीं पास हैं कि नहीं पास हैं नहीं मालूम है। उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट किया है अमेरिका के उस यूनिवर्सिटी से, जो कि वो डिग्री ही नहीं देती है। तमिलनाडु के किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने प्री फाउंडेशन कोर्स किया है, जो कि सिर्फ तमिल स्पीकिंग लोगों के लिए है। तो मुझे मालूम नहीं कि शायद सम्राट चौधरी तमिल भी बोलते हैं, आएंगे तो पूछिएगा। वो बड़ी बड़े जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि 10th क्लास कब पास किया था। मतलब आपको मालूम है कि आप पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ी हैं, उनको नहीं मालूम है कि 10th कब पढ़ा था, कब पास किया था। उसके लिए आपको उनका एफिडेविट देखना पड़ेगा। अब वो तारापुर में लड़ रहे हैं और उनके सामने वहां का डबल एमडी उस गांव, उसी तारापुर के गांव से पढ़ा हुआ एक लड़का, वहां का सबसे बड़ा शिशु रोग विशेषज्ञ, डबल एमडी और सबसे बड़ी चिकित्सा सेवा चलाने वाला लड़का चुनाव लड़ रहा है। अब तारापुर की जनता को चुनना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनोगे कि उस व्यक्ति को चुनोगे जो आपके इस बदहाल व्यवस्था में भी आपके बच्चों का इलाज कर रहा है, अगर आप फिर से गलती करोगे तो जैसे जी रहे हो वैसे ही आगे जियोगे। 3 साल के प्रयास ने सिर्फ ये किया है कि वो 243 में से ज्यादातर अच्छे लोग मैंने चुनकर जनता के सामने रख दिया है। बहुत मेहनत हुई है, लेकिन उनको रख दिया है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हमने जनता के सर पर यह बोझ डाल दिया। तय कर लो भाई, अभी तक तुमने इतना ही कहा था कि तुम्हारे पास विकल्प नहीं है,
अब विकल्प तुम्हारे सामने है, जिसको चुनोगे वैसा ही सरकार बनाओगे। सबसे प्रसिद्ध बात जो लालू यादव की कही जाती है चुनावी मंत्र के तौर पर कि विकास पे वोट नहीं मिलता है, ये आपने भी सुना होगा, कई नेताओं ने कोट अच्छा किया किया कि आपने लोगों को याद दिलाया कि उनका मंत्र ही है कि विकास पर वोट उन्होंने नहीं ये मिलता कहा है। था, याद होगा आपको। बिल्कुल याद, उन्होंने ये कहा हम लोगों ने तो उसको भोगा है। हाँ, अब ये बताइए कि इस विचार पर तो चर्चा, जो हम कहते हैं ना कि नेताओं की रैली में जब भीड़ आती है तो पूछते हैं कि भीड़ तो आ गई पर वोट उसमें से कितने आएंगे। आप जो विचार जनता के बीच डाल रहे हैं उस पर मंथन तो चल रहा है, पर विचार वोट में कितना तब्दील होता है? देखिए, पहले तो लोगों ने कहा कि इस विचार के लिए बिहार में कोई जगह ही नहीं है। आज से 3 साल पहले जब मैंने चलना शुरू किया पैदल, तब तो लोगों ने कहा बिहार में इस तरह के किसी प्रयास की संभावना ही नहीं है। फिर लोगों ने कहा नहीं, पैदल चल रहे हैं तो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लोग आ तो रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे दल थोड़ी बनता है। जब दल बन गया, लोग आ गए, तो लोगों ने कहा लोग तो आ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, बात तो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे थोड़ी कुछ होगा, देखिएगा ना चुनाव आते आते क्या होगा। अब चुनाव आ गया, भीड़ आने लगी पिछले 3 महीना से, तो आप जो बात करें, भीड़ तो बहुत आ रही है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, चलिए वो भी स्टेज निकल गए। अब जब प्रत्याशियों की चयन की बात हुई तो 2 एस्टेब्लिश्ड फॉर्मेशन के मुकाबले जनसुराज ने सबसे बेहतर प्रोफाइल के कैंडिडेट, सबसे अनुभवी लोगों को जमीन पर उतारा है। अब एक स्टेप और रह गया है, जनता ने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया, परख लिया, चर्चा कर रहे हैं, कर लिया, भीड़ में तब्दील हो गए। अब भीड़ को अंतिम जाकर वोट दबाना है, बट दे स्टिल नीड, आई एम ऑनेस्ट इनफ टू से कि दे नीड ए लीप ऑफ फेथ कि जाके वो बटन दबाएं। ऐसा इसलिए नहीं कि यहाँ लोग जातियों में बटे हैं जैसा लोग बताते हैं, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत कठिन काम है, इसलिए कि जब आप इतनी गरीबी बदहाली में, होपलेसनेस में इतने लंबे समय तक रह जाते हैं, तो साइंटिफिकली उससे निकलने की आपकी जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। आपको लगता है अब ये सुधर ही नहीं सकता है, यू बिकम यूज्ड टू। So for that people need a leap of faith कि भैया ये वो अंततः एक विकल्प आ गया है। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कितना सीट आएगा, जो भी नेता यहाँ आया होगा, आएगा, आगे बोलेगा हम ही जीत रहे हैं। जनसुराज में प्रशांत किशोर एकमात्र व्यक्ति है जो कह रहे हैं जनसुराज से कि भाई हम लोग को या तो 10 से कम सीट आएगा या 150 के ऊपर आएगा, बीच में नहीं मरेंगे। क्योंकि इतनी चर्चा हो गई है, लोगों ने समझ लिया है कि ये वो रास्ता है जिससे बिहार से की दुर्दशा खत्म हो सकती है। अब अगर उन्होंने लीप ऑफ फेथ लिया तो सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, और अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, सब सुनने समझने के बाद भी, तो ये संभव है कि 10 से कम ही सीट आए। लेकिन जहां तक हम लोग की बात है, हम लोगों ने एक बड़ी व्यवस्था खड़ी कर दी, अब ये पीछे हटने वाला नहीं है। अभी नहीं होगा तो 5 बरस और लगेगा, लेकिन इससे पीछे हटने वाले यही नहीं है। 5 बरस वाली बात, गांव-गांव में चबूतरे पे चर्चा चलती है, और बिहार तो प्रसिद्ध ही है अपनी राजनीतिक चर्चाओं के लिए। अब वहां पर कई लोगों ने ऐसी भी चर्चा मुझसे की कि ये अभी ना हुई, 5 बरस और लगी। नहीं, हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन। देखिए, जब आप इस तरह की चर्चा करते हैं, सर्वे करते हैं, तो कई बार लोग कुछ लोगों से बात करके एक सैंपल साइज ड्रॉ करके एक अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो 10 में 10 आदमी तो कभी किसी विचार से एकदम कन्विंस होगा नहीं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई 10 में कितने लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं इसी बार हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3-4 लोग तो है। 3-4 लोग कह रहे हैं 5 बरस और लगेगा, 3-4 लोग कह रहे हैं नहीं भाई इनसे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए अगर ये रेशियो है, तो बिहार को जीतने के लिए, बदलने के लिए 3-4 लोग ही तो चाहिए भाई, 3-4 लोग ही चाहिए। पर 150 सीट के लिए एक वेव बस 3 लोग चाहिए। 10 में 3-4 लोग अगर मान गए, 40% वोट होता है, त्रिकोणीय लड़ाई में 150 से ज्यादा सीट आ जाएगा। मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल से, मैं बंगाल में था और बड़ी देश में चर्चा थी कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमें 200 सीट आ रहा है, और हमने कहा कि इनको 100 से कम आ रहा है। लोगों ने कहा ये तो गलत होगा ही होगा। मेरे कई साथियों ने, पत्रकार मित्रों ने भी कहा, कोई आए ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन में भी बताया नहीं यार गलत हो रहा है, यहाँ तो बंगाल में तो भाजपा का वेव है। मैंने पूछा कैसे, बोला मैं जहां जाता हूं 10 में 6-7 लोग खाली भाजपा का नाम ले रहे हैं। मैंने कहा भाई कितने लोगों से मिले? बोले 10 से मिले, उसमें से 6-7 लोग सिर्फ भाजपा ही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर 10 में 6-7 लोग भाजपा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि तृणमूल को 200 सीट आ रहा है। क्यों? इसलिए
कि जो 10 लोगों से जाकर पत्रकार के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर आप बात कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं से बात कर रहे हैं ये समझने के लिए कि हिंदू किसको वोट दे रहा है। आप मानकर बैठे हैं कि मुसलमान तो वोट देगा ही देगा टीएमसी को। तो 10 में अगर 3 व्यक्ति, 3 हिंदू तृणमूल को वोट दे रहा है तो 70% वहां आबादी है हिंदुओं की, 21% वोट हुआ। और 27% वहां मुसलमान है, तो 27 और 21 जोड़ दीजिए, 48% वोट होता है, उतना ही आया। तो इंफॉर्मेशन तो आप ही का है, आप उसको अलग नजरिए से एनालाइज कर रहे हैं। जो अभी आपने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया बात है, इस बार परिवर्तन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन 5 वर्ष लग सकता है, और कुछ ये कह रहे हैं कि शायद ये ठीक ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10 में 3 लोग भी कह रहे हैं कि ये ठीक है, यही होना चाहिए, यही होगा, तो त्रिकोणीय लड़ाई में उतना ही वोट चाहिए बिहार में 150 सीट लाने के लिए। पर आपको क्यों लग रहा है कि एनडीए का विकल्प तेजस्वी को नहीं देखा जाएगा बल्कि प्रशांत किशोर को देखा जाएगा? क्योंकि पिछली बार भी जीतते जीतते रह गए तेजस्वी। पहली बात तो पिछली बार जीतते जीतते नहीं रह गए। चिराग पासवान का एक फैक्टर था जी, जिसको आप ब्लैक स्वॉन इवेंट कह सकते हैं, जो कभी एक बार लाइफ में हो जाता है। स्ट्रेटेजिकली चिराग पासवान की पार्टी ने सिर्फ जदयू की सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे 38 सीटों पर, जहां पर जदयू को जीतना चाहिए था वहां राजद जीत गई। अगर आप तेजस्वी के 74 सीट में 38 को माइनस कर देंगे तो जो उनका पार्टी का रियल ताकत है 25 से 30 सीट, वही आपको दिखता। और ये सिर्फ मेरा हाइपोथेटिकल विश्लेषण नहीं है, उसका परिणाम आपको आगे लोकसभा चुनाव में भी दिखा। उतनी ही लोकसभा सीट आई जो कि 25 से 35 विधानसभा क्षेत्रों के बराबर है। इस बार वो व्यवस्था नहीं है, इस बार वो व्यवस्था नहीं है। इस बार अलग से कोई नहीं लड़ रहा है जो कि सिर्फ तेजस्वी के फायदे के लिए लड़ रहा हो। तो राजद की जो वोट शेयर है वो 25% के, 22 से लेके 30% के आसपास आप रख के चलिए। उसमें अगर लोग कह रहा है कि 2 गो 4 गो, ज्यादातर लोग कहता है MY समीकरण है, कहता है 2 गो 4 गो यादव तो आपको दे रहा है, फिर कहता है भाई 2 गो 4 गो मुसलमान भी आपको दे रहा है। तो भाई अगर 2 गो 4 गो यादव, 2 गो 4 गो मुसलमान वोट दे रहा है और उनका वोट 25 से 30% है, तो उसमें से 5% घटा दीजिए, तो देख लीजिए कि वो कहां रहेंगे, और 5% ऐड कर दीजिए जनसुराज में। आप सीधा लॉजिक की बात है। लोगों, मैंने कहा कि जेडीयू को 25 सीट नहीं आएगा, कैसे कह रहे हैं? तो हम उसके लिए कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं। जदयू को 42 सीट आई थी पिछली बार, और नीतीश कुमार आज के मुकाबले ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सचेत, ज्यादा बेहतर स्थिति में थे। एक चिराग पासवान की पार्टी जदयू के 110 सीटों पर अपने कैंडिडेट को बिना किसी तैयारी के उतार दिया तो 42 पर आ गए। अब उन 110 सीटों पर प्रशांत किशोर जनसुराज ने प्रत्याशी उतारे हैं, हमने तैयारी के साथ उतारे हैं। नीतीश कुमार पहले से कमजोर है शारीरिक और मानसिक तौर पर, और 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो 42 से ऊपर जाएंगे कि 42 से नीचे जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, नीचे ही जाएंगे, नीचे ही जाएंगे। आप कैसे भी देख लीजिए, यहां पर जो लोग चुनाव लड़ते रहे हैं उनका नुकसान होना तय है, उनका नुकसान होना तय है, कोई नहीं बचा सकता। आप अवेयर होंगे इस बात को लेकर कि कई लोग पैरेलल ड्रॉ करते हैं जनसुराज और आम आदमी पार्टी को लेकर। उनको लगता है कि वैसे ही एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोल रही है, युवाओं के हक में बोल रही है, इस तरह की चीजें। अब लोग अगर अरविंद केजरीवाल से या फिर आम आदमी पार्टी से आपका पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक नुकसान भी हो जाता है आपको। जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। प्रशांत किशोर का, जनसुराज के लोगों का आंदोलन में कोई यकीन ही नहीं है। मैं आंदोलनों में यकीन ही नहीं करता हूं। पिछले 3 साल से मैं जो यहां काम कर रहा हूं, मैंने कोई आंदोलन नहीं किया है। हम तो 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, हमारा आंदोलनों में यकीन ही नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को दुनिया भर में पढ़िए, आज तक फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिएगा तो आज तक किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता में, किसी दुनिया के किसी भूभाग में सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो विध्वंस का रास्ता है। आंदोलन एक तेज हथियार है जिससे आप लोगों को, सत्ता को, सल्तनत को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नई व्यवस्था का सृजन का वो रास्ता नहीं है। जैसे जेपी का आंदोलन हुआ,
तो आपने इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन उससे नए समाज का सृजन नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी और हम लोगों में फंडामेंटल डिफरेंस वहां पर है। दूसरी बात, सिर्फ लोग इसलिए पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि ये इस हाल फिलहाल में आपके लिविंग मेमोरी में कोई इस तरह का प्रयास हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन तृणमूल ने अपनी लड़ाई शुरू की होगी बंगाल में, उस समय उनसे भी आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। जब टीडीपी में एनटी रामाराव ने शुरुआत की होगी आंध्र प्रदेश में, तो वो उससे भी आप हमारा तुलना कर सकते हैं। जब जब अन्नादुरई ने शुरू की थी पार्टी, तब उस समय भी वो आप उस स्थिति से भी आप हमारी तुलना कर सकते हैं। ये तो चूंकि रिसेंट एक आम आदमी पार्टी का आपको याद है, मेमोरी ऐसी होती है, ह्यूमन माइंड, यू टेंड टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट थिंग्स विद द लास्ट हैपेंड इवेंट। तो आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और दिल्ली और बिहार में कोई तुलना ही नहीं है। वो एक शहर है, बिहार 13 करोड़ की आबादी है और देश का सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है और बिल्कुल सोशलिस्ट विचारधारा वाला राज्य है, जिसको आज तक भाजपा नहीं जीत पाई है। आज तक भाजपा जीतने का छोड़िए, यहां लड़ नहीं पाए हैं पूरी सीट। भाजपा को पिछले चुनाव में 19.6% वोट आया था बिहार में। जब कह रहे हैं मैं देश का, अभी आएंगे अमित शाह जी, बड़ा बड़ा दावा ठोकेंगे, जरा पूछिएगा इतने ही बड़े तोप हैं तो काहे नहीं जीत गए बिहार? पूरा देश जीत गए। बिहार में 19.6% वोट आया था भाजपा को प्रिसाइसली, और 12 एमपी उनके हैं 40 में। पर सीटें भी पूरी यहाँ पर वो नहीं लड़ते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, यूपी लड़ने की हिम्मत है, यूपी लड़ने की हिम्मत है, हरियाणा लड़ने की हिम्मत है, तमिलनाडु में अकेले प्रयास करने की हिम्मत है। बिहार वो राज्य है जहां भाजपा की हिम्मत भी नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर लड़के दिखा दें। कांग्रेस ने 1990 के बाद एक तरीके से इस राज्य में अपनी राजनीति, अपने आप को पिछलग्गू दल राजद का बनाकर छोड़ दिया है। ये वो राज्य है जहां पर ज्यादातर दल और नेताओं ने इस राज्य को न सुधर पाने वाला मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है। इसलिए इसका सुधार जब भी होगा तो बिहार से बनी हुई व्यवस्था से ही होगा। कोई गुजरात और दिल्ली से आकर बिहार सुधारने वाला नहीं है, और यही जन स्वराज की ताकत है, यही जन स्वराज। और जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि हम लोगों को अपनी व्यवस्था सुधारनी है, तो हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा, वरना आज इतनी बड़ी व्यवस्था जन स्वराज की बनती कैसे? आपने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी का भी किया, उससे पहले लालू यादव। यहां पर हमेशा यह कहा गया कि एक जब तक जातियों का अरिथमेटिक नहीं जुड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन, चाहे वो एमवाय हो या फिर नीतीश कुमार की अपनी सोशल इंजीनियरिंग हो, या भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा रही, उनको छोड़ने से एक बहुत बड़ा तबका आपको छोड़ जाता है। उस जाति से उठकर आपको लग रहा है कि देखिए, आप तो बड़ी पत्रकार हैं, पूरे देश में आप चुनाव आप लोग कवर करते हैं। जब आप लोग ये बात कहते हैं कि बिहार में सब कुछ जाति पर होता है या जातियों पर ही वोट पड़ता है, तो इसका साइंटिफिक आधार क्या है? मैं ये बता रहा हूं कि भाई, पिछले 20 वर्षों में जब जब ऐसे चुनाव हुए जहां लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर पूरे देश में वोट किया, तो बिहार में भी लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। आप उदाहरण के तौर पर 1984 ले लीजिए। 1984 में पूरे देश में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, जाति धर्म से ऊपर उठकर। तो बिहार में भी लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर 54 में 53 एमपी बिहार में जिताया। 1989 में जब पूरे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बीपी सिंह फोर्स के नाम पर जीत कर आए, तो बिहार में भी लोगों ने बीपी सिंह को वोट दिया, उनको जिताया। 2014 में जब मोदी जी का वेव चला, तो जितना वोट शेयर उनको यूपी में आया, जितना गुजरात में आया, उतना बिहार में भी आया। 2019 में जब पुलवामा के नाम पर पूरे देश में वोट पड़ा, तो बिहार में भी लोगों ने पुलवामा के नाम पर वोट दिया। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो ये क्या बताता है कि जब भी कोई घटना, कोई आइडियोलॉजी, कोई व्यक्ति ने पूरे समाज का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया और लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया, तो जैसे दूसरे राज्यों में वोट किया वैसे बिहार में भी किया। अगर इन 4, जिसको आप लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं लहर वाले इलेक्शन में, अगर बिहार में लोगों ने वोट नहीं किया होता उस समय, उस पुलवामा के आधार पर, मोदी के लिए या इंदिरा जी के नाम पर, तब हम लोग कहते हैं कि डिग्री ऑफ कास्ट और इट्स इंटेंसिटी और इट्स इंपैक्ट ऑन पॉलिटिकल चॉइसेस इज हायर देन यूपी और राजस्थान। ये तो है नहीं। जब यूपी में हुआ तो यहां पर भी हुआ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि यूपी में जाति नहीं है और बिहार में जाति नहीं, है? मैं तो कह रही हूं कि आंध्रा तमिलनाडु हर जगह जाति है भाई। वोकालिगा
लिंगायत वोकालिगा तो कर्नाटक में है, बिल्कुल। कापू कम्मा रेड्डी तो आंध्रा में है, क्षत्रिय पटेल तो गुजरात में है, कुंबी मराठा तो महाराष्ट्र में है। आप तो वहां जाकर ये सवाल नहीं करते हैं कि नहीं, वहां जाकर भी सवाल करते हैं नहीं, ये। कि जातियों से प्रशांत जी, ऊपर मैं कैसे उठिएगा, आपसे- ये बात आप नहीं पूछते हैं। देखिए, हाँ, नहीं, मैं आपसे जाति पूछ रही जो है- हूँ, क्या मैं- आपने भी अपने कैंडिडेट्स को मैं आपको जाति बता देख रहा कर हूं। दिया है? मैं उसको बता रहा हूं। जाति एक सच्चाई है, लेकिन जाति एक मात्र सच्चाई नहीं है। जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जाति एक मात्र फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा होता तो 84 में, 89 में, 2010 के विधानसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा में, 2019 के लोकसभा में बिहार में जातीय समीकरण नहीं टूटते। और अगर ऐसा है जैसा लोग बता रहे हैं कि MY लालू जी के साथ है, तो यही लालू जी बिहार में करीब करीब 54 में, करीब नहीं, 1995 में 54 में 53 MP जीते हुए थे, और आज उनको 5 MP भी नहीं है। तो क्या MY के लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं? जो NDA का समीकरण 2010 में नीतीश कुमार को 243 में 206 सीट जिताया विधानसभा में, वही NDA का समीकरण आज है 110 सीट नहीं जीत कर आए हैं। तो जातियों का प्रभाव है। और रह गया बात कि भाई लालू जी ने समीकरण बनाया, तो अगर लालू जी समीकरण बना सकते हैं, नीतीश जी समीकरण बना सकते हैं, तो श्वेता सिंह भी वो समीकरण बना सकती हैं। आपको जरूरत है कि अपना छोड़िए प्रोफेशन, आइए बिहार में काम करना शुरू कीजिए। अब मैं कोई भी, अब जब जाति की बात है तो नीतीश कुमार के अपनी जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? आप कहिएगा उन्होंने अति पिछड़ों का EBC का समीकरण बनाया है। तो भाई अगर किसी एक जाति विशेष के नीतीश कुमार अति पिछड़ों का, महादलित का समीकरण बना सकते हैं, तो आप भी बना सकती हैं, हम भी बना सकते हैं। कोई आदमी जो ईमानदारी से प्रयास करेगा वो कर सकता है। लालू जी के भी पार्टी को अगर आप देख लीजिए तो उनकी जाति के 15% यहाँ लोग रहते हैं। लालू जी को 15% वोट थोड़ी ना आता है, उनको तो उससे बहुत ज्यादा वोट आता है। तो अगर लालू जी वो समीकरण बना सकते हैं तो हम भी, आप भी बना सकते हैं। आपकी बातों में नेता के साथ साथ पॉलिटिकल पंडित वाली वो चीज जाती ना, आपको हर आंकड़ा याद रहता है। आप सामने वाले को चाहते न चाहते भी असेस कर लेते होंगे, इसको इतना ही आने वाला है इस बार। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं जी। हम लोग का एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है, डेटा से नहीं है। सरस्वती के उपासक हैं, और उसी से हम लोग का एग्जिस्टेंस है। जो कुछ भी करते हैं उसी के कृपा से करते हैं। माँ बाप के नाम का नहीं खा रहे हैं, कोई हमारी लेगेसी नहीं है। जो भी ऊपर वाले ने विद्वता, जो भी समझ दी है, उसी का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं, और उसी से चीजें बनती हैं। इसमें कोई पॉलिटिकल पंडित होने वाली बात नहीं है। कहते हैं कभी कभी सरस्वती जी एक दिन में एक समय आपकी जीवा पर बैठती हैं। नहीं, पूरे दिन रहती हैं। नहीं, तो ये बताइए, एनडीए वापस लौटेगी इस बार? नहीं लौटेगी। जीविका महिलाओं को 10,000 रुपए। अब आप देख लीजिए जीविका को, ये जो 10,000 रुपए को आप लोग लेकर इतना हंगामा लोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझिए, लोग तुरंत आपको उदाहरण देंगे कि महाराष्ट्र में पैसा ट्रांसफर हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी आ गई। तो अगर महाराष्ट्र में पैसा ट्रांसफर होने से बीजेपी आ गई, तो आंध्र प्रदेश में तो जगन मोहन रेड्डी ने 2,25,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, तो उनको 11 सीट क्यों आया? अब आप बता दीजिए। और बिहार में पैसा ट्रांसफर की हकीकत को आप समझ लीजिए। पहले तो इसको महाराष्ट्र से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में यूनिवर्सली करोड़ों महिलाओं को हर महीने पैसा दिए गए। यहां पर इन्होंने क्या किया है, 6.5 करोड़ महिलाएं रहती हैं, उसमें से 1 करोड़ जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को, जिनको आज से 2 बरस पहले 2 लाख रुपया मिल जाना था, उनको इन्होंने 10,000 रुपए का एक किस्त जारी किया है। तो इसका असर जो जमीन पर इतना ही है कि जिन जदयू के, एनडीए के नेताओं को गांव में लोग दौड़ाने वाले थे, शायद वो गुस्सा थोड़ा कम हो गया है। लेकिन उन महिलाओं ने पैसा ले लिया है। अब जब ये लोग जाएंगे तो इनको वोट नहीं देने वाली हैं। उनको मालूम है कि सब 5 बरस लूटा है। और जन स्वराज के लोगों ने जाकर बताया भी है कि भाई नेताजी आएंगे, पैसा देंगे, पैसा लेना है, लेकिन पैसे पर वोट नहीं बेचना है, क्योंकि 10,000 रुपया इसी छठ में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई नहीं हुआ तो अगले 5 साल तक ये लूटते रहेंगे। आपको तय करना है कि 10,000 रुपया दोगे और 1.5 लाख रुपया का इंदिरा आवास चला जाएगा। हर महीने मिलने वाली 15,000 की रोजगार का अवसर चला जाएगा। आपको अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ रहने का अवसर चला जाएगा। बिहार की महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं है। एक तो आप ही बैठी हुई इतना होशियार। आप बताइए,
बिहार की महिला इतना मूर्ख है कि 10,000 रुपया में सब अपना सौदा कर देगी, भविष्य का नहीं करने वाली है। एक मोटे तौर पर सीट का अनुमान लगाएंगे एनडीए के लिए? नहीं, मैं एनडीए के सीट का अनुमान नहीं लगा सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार को 25 से कम सीट आएगी। अच्छा। और भाजपा को पिछली बार आए 74 या 75 सीट से उनका नंबर कम होगा। तो उसके बाद आप एनडीए का जोड़ लीजिए जो भी हो। और तेजस्वी यादव को जितना आया था उसमें चिराग वाला फैक्टर हटा दीजिए तो उतने ही पर रहेंगे, 25 से 35 के आसपास। आरजेडी को अपनी सीट उतनी ही आनी चाहिए। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि इस बार अगर आपको वो जो 150 या उससे अधिक सीट आप सोच रहे हैं नहीं आती है, जन स्वराज क्या एक राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व रहेगा और वो लड़ती रहेगी बिहार के लिए? और बिहार क्यों नहीं रहेगा? आपको ये देखना है कि जन स्वराज बनाने के पीछे हम लोग की मंशा, हमारा उद्देश्य क्या है। हमको यहाँ एमएलए बनने तो आए नहीं है, हमारा खाना खर्चा तो इससे चलता नहीं है। हम लोग इस जल्दी में तो है नहीं कि कल बन जाए और परसों से बालू ठेका शुरू कर दें। तो भाई हम लोग जिस प्रयास में 3-4 साल से लगे हुए हैं, जहां तक पहुंचेंगे। अगर बिहार के लोगों ने इतने प्रयास के बाद भी इस बात को नहीं समझा, इतनी ईमानदारी, इतनी ही ताकत से और 5 साल प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल रोहित सिंह पूछना चाह रहे हैं। हेलो, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए जो 10,000 रुपए दे रहा है, जो कैश बेनिफिट दे रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा तरफ तो भाई हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कह रहा है, तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब भाई बिहार के लोगों को आप कितना मूर्ख समझते हैं? 78 साल देश को आजाद हुए हो गया और बिहार में टोटल 26.5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। यह ध्यान रखिए, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारे सरकारी कर्मियों की आप गणना करेंगे तो करीब 26 लाख लोग नौकरी करते हैं। इसमें 78 साल में राजद के 18 साल भी शामिल हैं। तो 78 साल, जिसमें 18 साल राजद का शासन काल रहा है, उसमें टोटल नौकरी मिली 26 लाख। और ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो अगले 20 महीने में 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। तो या तो ये मूर्ख हैं या सिरे से सबको मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती है। आप बताइए, पूरे भारत का बात छोड़ दीजिए, बिहार का बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा, इवन स्विट्जरलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये प्रावधान नहीं है कि जिनके पास इतना पैसा है कि हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दें। संभव ही नहीं। और 3.5 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में आएंगे तो करेंगे क्या? करेंगे क्या? सैलरी लेंगे, घर पर सतुआ पिएंगे, सोएंगे। भाई काम क्या करेंगे वो? सैलरी के लिए पैसा कहां से आएगा? अरे तो उनसे ना पूछिएगा। 3.5 करोड़ लोग, कैलकुलेटर एक मंगा के रखिए। आ गए हैं कि नहीं तेजस्वी जी? आके गए कि बाद में आएंगे? मेरी ओर से एक कैलकुलेटर मंगा के रख दीजिए। और बाकी भारी भरकम बात नहीं, उनको कहिए सर जरा कैलकुलेटर से, हाँ कलम से तो नहीं असर है, कैलकुलेटर से गणना कर दीजिए। 3.5 करोड़ लोग, एवरेज अगर 20,000 रुपया महीना दीजिएगा, गुने 12 कर लो, और वो कितना पैसा होता है ये बता दो। आएगा कहां से, वो छोड़ दो। कितना पैसा होता है ये बता दो, हम लोग कम से कम उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। कैलकुलेटर से सीख कर आइएगा भाई, पहले मैं बोल दे रहा हूं, सीख कर आना। कैलकुलेटर पर जोड़ के बता देना कि कितना करोड़ हुआ। वो जीरो गिन नहीं पाएंगे खुद। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आने के लिए।